Yeah, very first good morning, my dear students, my dear 8th class. Yeah, in previous class we discussed about the defeat at Plassey of Sirajuddaulah and Mir Jafar meet the Nawab by the British officials, and the only they only want the expansion of trade. Britishers. Till the date 1757, British are not interested in the political interference of the particular state, but they want their trade freely. They want duties free trade, and for this they need to their puppet nawabs or puppet rulers. मतलब कठपुतली हों, उनकी बात माने, सारी चीज़ फ्री कर दी जाएँ, कोई ड्यूटी टैक्सेस ना हो, इम्पोर्ट ड्यूटी ना हो, फोर्टिफिकेशन करने दिया जाए। अब तक उनका यही इरादा था कि सिर्फ बढ़ावा देना है ट्रेड को, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने का उनको कोई इरादा नहीं था। यस, नाउ डिस्कस फ्रॉम द अनदर पैराग्राफ। ओके, I think I already told you what is the syllabus of your PD1 and what type of question will be asked. I again remind you, fill in the blanks type questions, match the following type questions, match the following answer in a word. सिर्फ एक सिंगल ही वर्ड में आंसर देना है उस तरह क्वेश्चन, यानी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप and fourth is answer in a line or sentence. Okay, answer in a line or sentence मतलब किसी चीज़ का जवाब आपको एक सेंटेंस एक लाइन में देना है। जैसे अब आप समझें, आपको मालूम है सिराजुद्दौला को असैसिनेट करके मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन कोई आए, हु वॉज बिकेम नवाब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्वेश्चन हो गया। अगर इसको एक सेंटेंस में, अगर एक लाइन में पूछा जाए, इन अ लाइन आंसर, तो आप क्या लिखेंगे? आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला, आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी मीर जाफर वॉज मेड द नवाब। सिंपल है ना। अगर कोई चीज़ इसी तरह सेंटेंस में आ जाए, मतलब सेंटेंस में भी लिख दिया जाए, वैन मीर जाफर मेड द नवाब ऑफ बंगाल, तो आप सिंपल एक सेंटेंस में ही तो आंसर लिखेंगे। आफ्टर डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। आंसर बहुत इजी है ना, वन लाइन में, वन सेंटेंस में है, पूरा एक लाइन ही है ना यहाँ तक। इस तरह से क्वेश्चन आपसे आते हैं, ये बहुत इजी है इस तरह से। अच्छा, वन वर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ओनली वन वर्ड में उसका आंसर देना हो, तो आप लिखेंगे इन, जैसे क्वेश्चन आया, इन विच बैटल मीर जाफर मेड नवाब बाय ब्रिटिश, मतलब किस बैटल से मीर जाफर को नवाब बनाया ब्रिटिश का। तो आप क्या, कितना सिंपल आंसर है, अगर एक वर्ड में उसका आंसर है तो आप आंसर क्या लिखेंगे? बैटल ऑफ प्लासी। ओनली सिर्फ इतना ही वर्ड, एक वर्ड में अगर आपको आंसर देना है, बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी। ईजी है ना। इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, बहुत हार्ड नहीं है। बस मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप चैप्टर्स को रीड ज़रूर करें। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप भी रीड करें अपनी बुक से एक बार। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको बुक्स के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश करूँ। ओके, सून दैट कंपनी डिस्कवर दैट इज वाज फॉर रेदर डिफ़िकल्ट। कंपनी को ये चीज़ पता चल गई कि आगे भी अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, द कंपनी वांटेड देम टू बी, मतलब वो विलिंग, वो ये नहीं चाहते थे ना कि वो टेरिटरी को डायरेक्टली टेक ओवर करें, इसलिए वो इस चीज़ पे मतलब डिफ़िकल्टी महसूस करते थे। नहीं नहीं, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो ट्रेड करना है। इसीलिए पपेट नवाब हमेशा जो है हेल्पफुल भी नहीं होते थे जैसे कंपनी चाहती थी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फॉर देयर सब्जेक्ट। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे किसी को नवाब आपने बनाया तो उसको अपनी डिग्निटी और अपनी सोवरेनिटी, सोवरेनिटी एक वर्ड है बेटा, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि आपके ऊपर किसी कंट्रोल ना हो। लेकिन आप तो जानते हैं मीर जाफ़र को कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिश। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात थी अपनी, ये अंग्रेज अपने लिए बहुत समझते थे, लेकिन मीर जाफ़र ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था।
सो व्हाट कुड द कंपनी डू, फिर क्या हुआ, इस तरह की कहानी है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो कंपनी ने उसको हटाया और मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम कंप्लेन कर दिया, ही वॉज नॉट डिफीट द बैटल ऑफ बक्सर। और जब मीर कासिम ने कंप्लेन करना शुरू किया तो मीर कासिम से लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसको भी हरा दिया। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल और मीर जाफ़र रीइंस्टॉल्ड, और मीर कासिम को हटाने के बाद मीर जाफ़र को दोबारा से बना दिया वहाँ का। ये सब इस तरह की कहानी उस टाइम चल रही थी। द नवाब हैड टू पे 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war. नवाब ने कहा ठीक है मैं इतने रुपए तुम्हें दिया करूँगा, बट कंपनी चाहती थी 5 लाख रुपए महीना बहुत कम है, वॉर भी जो है होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप समझें कि 5 लाख रुपए उस टाइम कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, बट क्योंकि उन्हें मोर प्रॉफिट चाहिए होता था अंग्रेज़ों को, कमज़ोर, बस सामने वाले को कमज़ोर करना और अपनी पावर को बनाए रखना। एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड अदर एक्सपेंस, और वो खर्चा हर महीने का इतना होना चाहिए कि उनका ट्रेड के खर्चे से लेकर जो अदर एक्सपेंस हैं वो भी पूरे हो सकें। इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू, अब मोर टेरिटरी भी चाहिए, मतलब अलग अलग इलाके, और रेवेन्यू भी बहुत चाहिए। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, जब मीर जाफ़र की डेथ हुई बक्सर की लड़ाई के बाद तो कंपनी का मूड चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ। जब उसका ये प्लान फेल हो गया अंग्रेज़ों का कि हमें पपेट नवाब बनाने चाहिए, तो क्लाइव ने ये डिक्लेयर कर दिया अब हमें ही नवाब बनना चाहिए। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? हमें ही नवाब बनना चाहिए का मतलब है कि अब इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है उसमें अब हमें बैठ जाना चाहिए। यानी वहाँ से मूड उनका चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि वो रूलर्स की तरह बिहेव करने के लिए सोचने लगे। ये इंडिया के गुलाम बनने की कहानी है बच्चों, अच्छे से समझें और जानें। फाइनली 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी वॉज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। उसी साल मुगल एम्पायर ने कंपनी को बंगाल जो प्रोविंस था, प्रोविंस स्टेट को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, प्रोविंस जो है वो स्टेट को ही बोलते हैं, उस टाइम यूज़ होता था, वहाँ का दीवान बना। दीवान से सेंस एक बड़ा मंत्री पद की तरह, जैसे आज एक बड़ा मंत्री का पद हो एक कंपनी की तरफ से या किसी कैबिनेट की तरफ से, वैसे ही उस टाइम पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, और दीवानी को ये हक भी होता है कि जैसे कोई दीवान बन जाता था उस टाइम, तो जो रिसोर्स होते थे स्टेट के उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज कोई इंडिया में मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण है, तो बहुत सारे फाइनेंस को यूज़ कर सकती हैं, इधर उधर कर सकती हैं। कोई चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का, कोई अधिकारी है, उसको बहुत सारा फंड आता है ऊपर से, तो वो बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर कर सकता है। तो ऐसी ही नीयत अंग्रेज़ों की हो गई थी। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब जो रेवेन्यू की मतलब हाथ लगने की बात थी तो कंपनी को बड़ा मज़ा आया, सोचने लगे अरे वाह, इसी चीज़ के लिए हम परेशान रहते थे, अब तो हमारे हाथ में तिजोरी पूरी लग गई। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। 18th सेंचुरी से इंडिया से ट्रेड उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो सामान खरीदते थे इंडिया से ये लोग, वो गोल्ड और सिल्वर में खरीदते थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंडिया की उस टाइम तक बहुत, मतलब हम रिच थे उस टाइम में भी। आप यकीन नहीं करेंगे, गोल्ड और सिल्वर के जरिए ही व्यापार होता था। जैसे आप पेपर करेंसी देखते हैं, आप सिक्के नोट, उस टाइम गोल्ड और सिल्वर में लेते थे। अब अंग्रेज़ों के पास इतना गोल्ड सिल्वर होता नहीं था, इसलिए वो घबरा रहे थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश का गुड्स कुछ ऐसा था भी नहीं, कोई ऐसा सामान कि वो इंडिया में बेच सकें। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब जो ब्रिटेन से गोल्ड आने की जो परंपरा थी वो कम होने लगी बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्योंकि वो यहाँ दीवान बन गए थे भाई बंगाल के। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी, और ये पूरी तरह से बंद हो गया वहाँ से गोल्ड आना जब उन्होंने पूरा जो दीवानी है उसको मतलब कैप्चर कर लिया। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो रेवेन्यू इंडिया से जा रहे थे, अब वो कंपनी मतलब कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, वो कंपनी खर्चों को भी चलाने की बात हो रही थी।
यानी कि ब्रिटेन से पैसा नहीं आ रहा था, यहाँ के आप दीवाने संभाल लिए, कंपनी खर्चा भी आप उसी से चला रहे हैं और उसी से स्टेट का खर्चा भी चल रहा है। अंग्रेज इस तरह से उसमें अपना फ़ायदा देखने लगे। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। उसी बंगाल प्रोविंस की जो क्या कहते हैं रेवेन्यू था, रिसोर्स था, उसी से वो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल खरीदते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी की जो सिपाही की टुकड़ियाँ थी उसको वो लोग मेंटेन करते थे, खर्चा, कपड़ा, खाना, बंदूकें, इस तरह से। और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और कंपनी फोर्ट जो ऑफिस कलकत्ता में बना रहे थे वो भी सब इसी से करने लगे वो लोग, क्योंकि बंगाल को तो पूरा हथिया लिया ना उन्होंने। बंगाल का जो पूरा रिसोर्स था वो तो कब्जे में आ गया ना। दीवान वही है, जैसे आज के टाइम पे कोई रिजर्व बैंक का गवर्नर हो तो उस टाइम दीवान मतलब वो पूरा जो खर्चा लेखा जोखा है संभालता था पर्सन। अब उस पर तो कंपनी ही बैठ गई, इस तरह से लूट का माल शुरू हो गया। फिर लिखा भी है कंपनी ऑफिसर्स बिकेन नवाब, यानी कंपनी के जो अधिकारी हैं वो नवाब की तरह बन ही गए। ठीक है, अब ये मैं इतना सारा इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, ये सोर्स दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह से डिक्लेयर करता है अपने आप को। लिखा भी है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक्चुअल नवाब बंगाल के जो थे उन्हें ज़मीन देनी पड़ी, बहुत सारा पैसा देना पड़ा और पर्सनल गिफ्ट देने पड़े कंपनी अधिकारियों को, क्योंकि अब कंपनी के अधिकारी पावरफुल हो गए थे। एक चीज़ आपके मन में ये आ रही होगी सर बंगाल इतना कैप्चर हो गया तो बाकी इंडिया क्या कर रहा था। बेटा अब इंडिया उस टाइम था ही नहीं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। इंडिया का कंसेप्ट उस टाइम था ही नहीं। उस टाइम तो राजे महाराजे अपने अपने इलाकों को, अपने अपने चीज़ों को और आपस में लड़ाई करके ही डिवाइडेड थे। अंग्रेज उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ एमेज्ड ए फॉर्चून इन इंडिया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को एक भविष्य में, मतलब एक भविष्य का मतलब क्या कहते हैं, अपना जीता जागता मतलब भाग्य जो उसकी तरह देखा है इंडिया में कि अब तो मैं बहुत कुछ हो सकता हूँ, जबकि वो सिर्फ एक क्लर्क की हैसियत से आया था बेटा। ही हैड टू कम मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड 1743 एट द एज ऑफ 18। वो इंग्लैंड से 1743 में 18 साल की एज में आया था। When in 1767 ही लेफ्ट इंडिया, जब 1767 में जब इंडिया से वो गया यानी 14 साल बाद, हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज वर्थ पाउंड 401102। अब ये कितनी बड़ी राशि है, आप ऐसे अंदाजा ला सकते हैं कि बेटा जो ये पाउंड का साइन है, एक पाउंड में आई थिंक कुछ 80 से ऊपर रुपीज़ होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देखें। ये उस टाइम की बात है जब बहुत कम पैसे मिला करते थे, इतना वो अर्न करके यहाँ से ले गया। When he was appointed governor of Bengal in 1764, जब वो गवर्नर बना, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament. उसने कहा कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है उसको मैं हटाऊंगा, जब वो खुद बंगाल का गवर्नर बना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन रेज ये होता है कि हु वॉज बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, तो वो आंसर आएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखें आप। तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको क्रॉस एग्जामाइन किया, यानी कि उसको बुलाया और उसको पूछताछ की कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, जबकि आप सिर्फ क्लर्क हैसियत बन के गए थे। तो वहाँ से डिसाइड होता है कि हाँ आपने इंडिया में जाकर लूट खसूट बहुत ज़्यादा की है। विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, जो कि शक किया जा रहा था कि इसके पास इतने बड़ी वेल्थ कहाँ से आई। ऑल्दो ही वॉज एक्वेटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, और उसको सज़ा दी गई लेकिन उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसे सज़ा मिलती उसने आत्महत्या कर ली। ये इस तरह की कहानियाँ हैं, हमें बहुत कुछ बता रही हैं, सिखा रही है, उस टाइम का सिस्टम बता रही हैं, लूट खसूट कैसे लोगों ने की वो भी बता रही हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। लिखा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको पढ़ाने के लिए मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसमें लिखा है बहुत सारे कंपनी ऑफिसर्स ने, ऐसा नहीं कि क्लाइव की तरह पैसा कमाया हो, बहुत से लोग अर्ली डिसीज़ की वजह से, वॉर की वजह से ही मर गए, करप्ट और डिसऑनेस्ट भी थे वो भी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रही। ठीक है, अब आप यहाँ पे आए, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी ने अपना जो रूल है उसको बढ़ाया, तो उसमें लिखा भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1577 से 1857 तक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरी है। उसने एनेक्स मतलब कब्जे में कर लिया, इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करती चली गई। 100 साल का टाइम हो चुका था। सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज, द कंपनी रियरली लॉन्च द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरी। कंपनी ने कभी भी इन 100 सालों में डायरेक्टली अटैक नहीं किया किसी भी स्टेट पे। वो हमेशा एक दूसरों को मिला के, एक राजा से दूसरे राजा दुश्मनी होती थी उनके साथ मिलकर उसको हराया करते थे, राजा को आगे रखते थे, खुद पीछे रहते थे।
इस तरह से वर्क करने का प्रोसेस था उनका। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड। पॉलिटिकल मेथड, इकोनॉमिक मेथड, डिप्लोमेटिक मेथड से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और इंडियन किंगडम को एनेक्स कर लिया, यानी कब्जे में कर लिया। मैंने कहा ना, डायरेक्टली वॉर कभी किया ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान का राजा है, उसकी दुश्मनी हरियाणा के राजा से है, तो अंग्रेज या तो हरियाणा के राजा से मिल जाते थे या राजस्थान के, और उससे कहते थे कि हरियाणा वाला तुमको मारना चाहता है। तो राजस्थान वाला राजा हरियाणा के पास जाके अंग्रेज़ों के साथ मिलके, अंग्रेज पीछे से बैकअप देते थे अपनी आर्मी से और उसको हरा देते थे। लेकिन जो पावर रहती थी वो अंग्रेज़ों के पास रहती थी, क्योंकि अंग्रेज़ प्रॉमिस करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग सिर्फ लड़ाई में यकीन रखते थे, पावर में नहीं। उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम सिर्फ उन्हें ये लगता था ये पर्सनल राजा है, इसको मैं मार दूँ। मारने के बाद असली पावर अंग्रेज़ों के हाथों में रहती थी, तो अंग्रेज उसको भी यूज़ कर लेता था। इस तरह से उन्होंने एनेक्स किया, कब्जे में किया पूरी इंडियन किंगडम को। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की बैटल कब हुई? 1764 में। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इंडियन स्टेट। तो कंपनी ने रेजिडेंट रखने शुरू कर दिए। रेजिडेंट कौन होते थे? कि जो राजे महाराजे हैं वहाँ पे एक ऑफिसर रहेगा जो वहाँ की चीज़ों की तरह वर्क करेगा और अंग्रेज़ों के बीच और उस स्टेट के राजा के बीच ना संबंध स्थापित करेगा। दे वर पॉलिटिकली कमर्शियल रेजिडेंट एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कि वो कंपनी के लिए सेवा और नौकरी करेंगे, वहाँ रहेंगे, कोई बात हो, भड़काने वाली बात हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ को लेकर, तो वो कंपनी को सूचित करें। लेकिन आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो रेजिडेंट राजा के यहाँ रहता होगा तो वो कितना कंपनी के लिए वर्क करता होगा और कितना राजा के लिए काम करता होगा। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन इंटरफेयरिंग इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब कहते हैं ना, कोई जब किसी घर में घुसा हुआ भेदी बैठा हुआ है और उसके जरिए आप इंटरफेयर करने लगे घर में, तो ऐसा ही इंडियन स्टेट्स के इंटरफेयर मैटर्स में अब जो रेजिडेंट था वो इंटरफेयर करने लगा, खबरें भेजने लगा बाहर। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। वो ये भी तक डिसाइड करने लगे कि अगला राजा कौन होगा, एंड हु वांट टू अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और कौन अधिकारी, कौन मंत्री किस जगह बैठेगा। जबकि उसको तो सिर्फ सर्व करने के लिए और एजेंट की तरह वर्क करने के लिए भेजा था, लेकिन अब तो वो बहुत बड़ा बनना चाह रहा था। ये अंग्रेज़ों की अपनी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ही हो रहा था। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। और कई बार कंपनी सब्सिडरी अलायंस के तौर पे राजाओं को जो है ज़बरदस्ती किया करती थी। उसमें क्या होता था आप समझना, सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था ये आ सकता है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। सब्सिडरी अलायंस में इंडियन राजाओं को अपनी खुद की आर्मी इंडिपेंडेंट रखने का कोई अधिकार नहीं है। दे वर बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, कंपनी उनको प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्शन, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स दैट द कंपनी वाज सपोर्ट टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। और पीछे से जो अंग्रेज़ों की सेना होगी जो आपको हेल्प करेगी, उसके लिए जो पे करना होगा ना वो आप करेंगे, उसका जो मेंटेनेंस होगा वो आप करेंगे, क्योंकि हम आपकी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये इस तरह से देखिए वहाँ पे सब्सिडी अलायंस का ऐसे एक नया पॉलिसी ले आए अंग्रेज वहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। If the Indian ruler failed to make the payment, और जब वो पेमेंट नहीं दे पाते थे, then part of the territory was taken away as penalty, और पेनल्टी के तौर पे उनकी कोई एक राज्य का हिस्सा ले लिया जाता था। जैसे रिचर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल था 1798 में, तो नवाब जो अवध का था उससे फोर्स लेके उसकी आधी टेरिटरी ज़मीन कंपनी ने 1801 में ले ली थी, क्योंकि वो उस सब्सिडरी फोर्स को जो पे था उसे करने में फेल हो गया। हैदराबाद को फिर इसी तरह से मिला लिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने अपनी पावर को बढ़ाया और इस तरह से अंग्रेजी मतलब प्रशासन में, अंग्रेजी राज में इंडियन स्टेट्स को मिलाना शुरू कर दिया। ये देखिए एक अवध के नवाब है अपने बेटों के साथ रेजिडेंट में, ये सब लिखा हुआ है, ऐसे सारी चीज़ें रेजिडेंट की किस तरह की पावर है, सोच दिया है, आप पढ़ सकते हैं। वर्ड्स आ गए, वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंजंक्शन, सबवर्सिनेंस, ये इस तरह के वर्ड्स हैं, ये आपको लर्न भी करने हैं, समझने भी हैं, ये आएंगे भी पूरे चैप्टर्स में, सारी बुक्स में से जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको तैयार करनी है। फिर टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ ये है कि हैदर अली एक राजा था पावरफुल रूलर मैसूर में, और उसका बेटा था टीपू सुल्तान। तो आपको कौन किसका बेटा है, कौन किसका फादर है, कहाँ रूल करते थे, इस तरह की चीज़ें बस समझनी है, याद रखनी है।
और इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ। इसमें दिया हुआ है कार्नवालिस जो टीपू सुल्तान के बच्चे हैं उनको अपने कब्जे में ले रहा है, और ये पेंटिंग है ये पूरी वहाँ दिखाई गई है क्योंकि वहाँ पे कई सारे वॉर हुए थे। और ये एक टीपू की एक मतलब एक टॉय के जरिए दिखाया गया है कि जो टीपू है वो एक शेर की तरह है, उसने अंग्रेज को दबोच लिया है। तो इस तरह से वहाँ चीज़ें यूज़ होती थी। तो वॉर विद मराठा ये हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। आज के लिए आप इतना ही रखें और अच्छे से क्लास अटेंड करें और रिवीजन करते रहें, और जो टाइप्स पैटर्न सिलेबस जो बताया उस पर अगेन एंड अगेन ध्यान देते रहें। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।